हेलो एवरीवन। तो वीके कैंपस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है आपके सिलेबस का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर का नाम दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो इसी दौर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के बारे में अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बहुत ही छोटी चीज से एकदम स्टार्ट करूंगा। केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले ना आप जब गूगल में केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन वर्ड टाइप करोगे और सर्च करोगे ना, और उसके इमेजेस में अगर आप जाते हो ना, तो आपको एक लड़का या एक स्टूडेंट दिखाई देगा, लड़का या लड़की कुछ भी हो, और वाइट कलर का हाफ कोट पहने हुए होगा, और वो शायद केमिस्ट्री में कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अगर इन सब चीज़ों के बारे में कि सर एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन है क्या, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोलता है ना कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं। अब देखिए, जैसे क्या है कि आपके डेली लाइफ एग्जांपल में, जैसा कि आप लोग देखते हो, ठीक है ना, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है ना, अगर जैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो फिजिकल चेंज कैन बी रिटर्नेबल बट केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिटर्नेबल। अगर आप किसी पेपर को बर्न कर देते हो, ठीक है, तो अगर किसी भी पेपर को आप बर्न कर देते हो तो क्या वापस उसको पेपर बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते ना। बिल्कुल सेम वैसी ही सी बात है, ठीक है ना। अगर किसी मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन अगर हो जाता है, अगर किसी मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन अगर हो जाता है, तो क्या वापस वो मिल्क बन सकता है? नहीं बनेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह की चीजें हैं। ठीक है, अब सर इन सारी चीजों में केमिकल रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, जिसके बाद हमको जो सब्सटेंस बना हुआ या तो मिलता है या मिल पाता है, वो अपने इनिशियल यानी पहले के जो सब्सटेंसेस थे उससे बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, अब ये बात हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सपोज करना, मैं यहां पर एक चीज बोर्ड पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, हालांकि ये बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हम लोग क्या बनाते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो और मैं इसको अगर बैलेंसिंग फॉर्म में लिखूं तो कुछ यूं होगा। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि सर मैंने बनाया हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ऑल्सो अ गैस। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने मिलाया और मिला करके मैंने क्या बना दिया? वाटर बना दिया। वाटर मीन्स लिक्विड। ओके, तो देखिएगा, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन है क्या? केमिकल रिएक्शन पहले हम लोग बताएं तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, और उसी को केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, आप अगर पेपर पे लिख रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं आपसे बोला कि सर हाइड्रोजन मिलाओ। ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और दोनों को मिलाने से जो बना वो आपका एक लिक्विड है। ठीक है, तो अब मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं कि कितना मिलाना है, कैसे मिलाना है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में किसी भी दो चीज को आपस में आप मिला दें और एक तीसरी नई चीज बन जाए, ऐसा हर बार जरूरी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया बनाने की कोशिश में कुछ अलग ही चीज बना जाते हैं जो शायद हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आपके केमिस्ट्री के इस चैप्टर में आप ध्यान से देखेंगे ना तो 40+ केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन आपके इस पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं। अब ये क्या है?
तो ये वो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन है जो सर्टिफाइड किए गए हैं, जिनको प्रूफ किया गया है, लेबोरेटरी में चेक किया गया है कि नहीं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग 2:1 के अगर 2:1 में अगर मिलाते हैं तभी जा करके किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि किसी भी दो चीज को हम लोग आपस में मिला दें और एक तीसरी काम की यानी यूजफुल चीज बन जाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपने टाइम में था तो हम लोगों को लेबोरेटरी ले जाया गया। अब पहली बार मैंने लेबोरेटरी देखा था क्लास 10th में, लेकिन मन में उत्सुकता थी कि चलो मैं भी मिला करके देखूंगा, किसी भी दो चीज को आपस में मिलाऊंगा, कुछ तो बनेगा। ठीक है। हम फ्रेंड्स आपस में जोक्स कर रहे थे, इस पे हंस रहे थे बहुत सारा। अच्छा, हम लोगों ने किसी दो चीज को मिलाया, मुझे याद नहीं क्या है, कलर में थोड़ा चेंज हुआ। ठीक है। फिर मेरे फ्रेंड ने दो चीज को मिलाया, शायद टेम्परेचर उसका कुछ पहले से बढ़ गया, मतलब बीकर उसको गर्म लगने लगा। ठीक है। तो हम लोगों को ये पता था कि नहीं कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या बना है ये हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि हम कौन सी चीज ले रहे हैं या मतलब कौन सा सॉल्यूशन ले करके किसके साथ, कौन से सॉल्यूशन के साथ मिला रहे हैं या क्या बना रहे हैं। क्लियर है ना मेरी बात। तो आप भी समझना कि किसी भी दो चीज को आपस में मिलाने पर एक तीसरी चीज का फॉर्मेशन हो, ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। बट जो आपकी बुक में जिन जिन दो चीजों को मिलाया है और उनसे एक तीसरी चीज बनाया है, या मतलब प्रोडक्ट में जो भी चीजें आई हैं, तो वो सब सर्टिफाइड हैं और लेबोरेटरी में टेस्टेड है। क्लियर है बेटा। अच्छा, ध्यान देना। अब प्रॉब्लम कहां से आती है, प्रॉब्लम आती है कि सर अगर मान लीजिए कि आपने बताया कि केमिकल रिएक्शन जो है वो इसको बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किसको बोलेंगे कि केमिकल, कहां पर बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी केमिकल चेंज कहां पर हम कैसे मानेंगे कि हुआ। मान लीजिए कि सर आप तो लेबोरेटरी अपने टाइम पे गए थे, चलिए भैया बहुत अच्छी बात है, मैं अपने टाइम पे गया था, आप भी अपने टाइम पे, हो सकता है कि आने वाले जो अभी जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जुलाई से, शायद आपको भी जाने का कंपोजिट लैब में मौका मिले। तो आप जब दो चीजों को आपस में मिलाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि सर केमिकल रिएक्शन हुआ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी इस बात का जो जवाब है, वो कुछ फैक्टर्स से है, कुछ साइंस से है कि सर कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि उसके जो सॉल्यूशन आपने लिया होगा ना, उसके कलर में चेंज आ जाएगा, यानी कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि दो चीजों को आपने मिलाया और दोनों जो थी वो कलरलेस थी। ठीक है। लेकिन जब दो चीजों को मिला दिया तो वो सपोज करो ब्लू कलर बन गया या येलो कलर बन गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर कलर में चेंज हुआ इसका मतलब है कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ। क्लियर है। ओके। सेकंड थिंग, जैसा मैंने अपने फ्रेंड के बारे में बताया कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। ठीक है। तो टेम्परेचर में भी अगर किसी दो चीज को आपस में मिलाएं और वहां टेम्परेचर में अगर चेंज होता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ। क्लियर है बच्चा। ओके, ध्यान देना। तीसरी चीज है कि जैसे हम अपनी डेली लाइफ एग्जांपल में हम लोग देखें तो क्या होता है ना कि हम लोग जब घर पे डिटर्जेंट को, अगर हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्जेंट को मिला देते हैं वाटर में, ठीक है, और कपड़े को धोने के लिए, तो जब कपड़ा हम लोग धुल लेते हैं ना, तो हमने देखा है ना कई बार कि उस डिटर्जेंट में, मतलब जो बचा हुआ जो डिटर्जेंट होता है उसमें जो बचा हुआ सॉल्यूशन होता है उसमें नीचे मिट्टी जैसा बैठ जाता है। आपने भी देखा होगा, जरूर ध्यान दीजिएगा घर पे। तो आपकी माता जी जब कपड़े धुल रही होती है ना, फिजिकली, वॉशिंग मशीन में नहीं, फिजिकली, अगर फिजिकली कपड़े धुल रही होती हैं तो जैसे वो सारे कपड़े निकाल लिए ना और थोड़ी देर वो सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं ना, तो नीचे मिट्टी जैसा बैठ जाता है। अब क्या है भाई, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब
प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर होता है तो समझ जाइए कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हैं टेम्परेचर में चेंज के अलावा, यानी इन 3 चीजों के अलावा अगर हीट इवॉल्व होती है, ठीक है ना, अगर हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व का मतलब होता है बाहर निकलना, अगर हीट बाहर की तरफ निकल रही होती है तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा मेरा बच्चा कि जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, अगर हम लोग कोई जैसे केमिकल रिएक्शन तो मान लीजिए कि ठीक है समझ गए हम लोग। अब इसी में ना एनसीईआरटी में जब हम लोग वेरी फर्स्ट पेज पे आते हैं ना, तो वहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है ना, और मैग्नीशियम रिबन को हमको बर्न करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं ना, तो पहले उसको ना आयरन पेपर से पहले उसको रब्ड कर लेते हैं। क्यों? सीरीज पेपर से पहले उसको रब्ड कर लेते हैं, तब हम लोग उसको बर्न करते हैं। अब आइए जानते हैं ऐसा कि क्यों करते हैं ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा ना कि मैग्नीशियम जो मटेरियल है ना, जब वो एयर में प्रेजेंट होगा तो आप जानते हैं ना एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, यानी दोनों एक केमिकल रिएक्शन कर लेंगे और बनाएंगे आपका MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हमको बर्न क्या करना है? मैग्नीशियम को बर्न करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न नहीं करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आयरन पेपर से ना उसको पहले रब्ड कर लेते हैं, खूब बढ़िया से उसको रगड़ लेते हैं उस रिबन को, देयर आफ्टर हम लोग उसको बर्न करते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब आपसे कोई अगर पूछे कि मैग्नीशियम पेपर को बर्न करने से पहले क्यों रब्ड करते हैं, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम लेयर को मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है, यानी ऑक्सीजन का लेयर जो मैग्नीशियम के ऊपर जमा हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, अब एक बात मेरी समझ लीजिएगा कि ये सारी चीजें, ये तो सिंबल है उन चीजों का जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब कौन कौन सा, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कलर में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करे, या हीट इवॉल्व हो, अगर इतनी सारी चीजें अगर होती हैं या इनमें से कोई एक चीज होता है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ। क्लियर है बच्चा? ध्यान देना आपकी। अभी हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और अपने स्टाइल में, यानी एक डिफरेंट स्टाइल में समझते हैं ना कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहां पर अभी जैसे मैंने लिखा था 2H2 + O2 एरो दे करके H2O। देखिए अब तक का ये वो सिंपल इक्वेशन है जो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, और आप बेहतर जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहां पर वाटर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें होती है ना, उसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब है कि जो ये प्रोसेस को मिल करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया करने वाले, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं, और इन दोनों को मिला करके जो चीजें बनती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अगर एक बना तो प्रोडक्ट, या इसी में अगर कई सारी चीजें बनी तो प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये जो एरो होता है ना, एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर इसी चीज को ना आप कंप्यूटर से रिलेटेड कर दो, ठीक है। कंप्यूटर आपने सबने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में 8 तक। तो इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है ना।
सिंपल सी बात है, जो आप अप्लाई करते हैं दैट विल बी इनपुट, मतलब जो आप अप्लाई करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके स्क्रीन पे या प्रिंटर के थ्रू जो भी दिखाया आपको वो होता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन में अगर वापस, तो देखिएगा इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, एरो को हम लोग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, और इसको जो एरो के बाद यानी राइट हैंड साइड में बनता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी दो चीज को अगर हम लोग आपस में मिला दें, ठीक है, और उससे तीसरी एक नई चीज का फॉर्मेशन हो, मैंने बोला ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर जरूरी नहीं है तो कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें इसका हेल्प करेगी? तो देखिए इसका हेल्प कौन करेगा। अब ये क्या होता है कि इस प्रोसेस को कभी कभी ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और कभी कभी ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो ध्यान दीजिएगा कब फास्ट होता है और कब स्लो होता है। अच्छा, क्या हुआ ना कि कुछ दिनों पहले मैं एक एसिड का बॉटल खरीद के लाया बाजार से, ठीक है, और मुझे ना अपना बाथरूम क्लीन करना था। जैसे ही मैंने एसिड के बॉटल को खोला और एसिड जो है उसके फर्श पे मैंने जब गिराया, अचानक से जो है ना बहुत तेज, मतलब उसमें रिएक्शन होने का प्रोसेस बहुत तेज होने लगा, ठीक है ना, बहुत आवाज आने लगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। और कई बार क्या होता है ना कि मैं ठंडे दूध में, अच्छा ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, आप ध्यान दीजिएगा, गर्म दूध में अगर आप चीनी को मिलाते हो, शुगर को अगर मिलाते हो तो वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन ठंडे दूध में अगर आप चीनी को मिलाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में चम्मच से मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारा शुगर जो होता है ना वो नीचे एज अ प्रेसिपिटेट आके बैठ जाता है, ठीक है। और ये बात भी हमें तब पता चलती है जब मिल्क का आखिरी पॉइंट, आखिरी ड्रॉप हम लोग खत्म कर चुके होते हैं, तो देखते हैं कि ग्लास में नीचे चीनी बची है। ऐसा तो सबके साथ होता है ना। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन को हम चाहे तो फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग आओ इसको, इस चीज को ना क्लासरूम मैनेजमेंट से थोड़ा सा इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। होता क्या है, एक सिचुएशन है जिसमें दो लड़के हैं क्लासरूम में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तीसरा स्टूडेंट होता है जो बीच में जाता है और बोलता है अरे मार 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 उसको मार। तो किसी एक साइड से होके जाता है और उससे बोलता है मार ना। तो जो जो स्टूडेंट आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं वो आपस में जोश में आ जाते हैं, क्योंकि अगला भी सोचने लगता है कि चलो मेरे पीछे मेरा फ्रेंड तो है ना कम से कम सपोर्ट में, तो अगर दांव उल्टा भी पड़ गया तो मेरा दोस्त साथ देगा। ऐसा होता है ना जनरली। तो अब उससे क्या होता है कि लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अच्छा, वही दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा गया बीच में खड़ा हो गया, दोनों को सेपरेट कर दिया, बोला नहीं 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 एकदम दूर हटो। इससे क्या होता है कि लड़ाई जो है वो थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। तो यही चीज है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। एक केमिकल है जिसका नाम है K2Cr2O7, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी से होता है केमिकल रिएक्शन फास्ट, नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम गर्म कर देते हैं तो भी केमिकल, यानी हीट भी दे देते हैं तो भी केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि केवल लाइट मिल जाता है तो भी केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रिसिटी मिल गया तो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग सिचुएशन है, लेकिन मैं एक जनरल सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि जहां कुछ काम नहीं कर रहा है, सर K2Cr2O7 डाल दीजिए उसमें, ठीक है। जैसे ही आप उसमें डालेंगे, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट आप जैसे ही डालेंगे ना, वो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा है, अगर इसी चीज को आपको अगर स्लो करना हो तो देखिए KMnO4, ठीक है,
KMNO4 अगर किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को और स्लो करना है, ठीक है ना, कि मतलब वो केमिकल रिएक्शन आराम से बिल्कुल हो, तो भैया KMNO4 डाल दीजिए, और जैसे ही आप डालेंगे ना वो केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस प्रोसेस पे बात कर रहे थे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए बहुत सारी मतलब कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी। क्लियर है ना बच्चा, ध्यान देना। अभी जो है हम लोग को समझना है कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, यानी अगर आप आगे 11th-12th में भी इसकी भूमिका होती है, इंपॉर्टेंस होता है अपना अलग, तो हम लोग जो है ना अभी समझने जा रहे हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग समझेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार मेथड है। बुक के मेथड पे अगर हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा एनसीईआरटी में चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है। वर्ड्स और जो उसके लैंग्वेजेस हैं वो थोड़े से हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगते हैं क्योंकि हम लोगों ने बचपन से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है। बचपन से हम लोगों ने प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ी है, और उसके बाद क्लास 9th में आते ही अचानक से हमारे सामने एनसीईआरटी देवता प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि भैया लो पढ़ो। तो ये बताओ कि अचानक से आने के बाद अभी तो बहुत सारी चीजें ये ऐसी हैं जो उसके लैंग्वेज को समझने के लिए आपको क्लास 6, 7, 8 से भी कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो एनसीईआरटी को 6, 7, 8 से भी पढ़ रहे हैं तो भी 9th में आने के बाद उनको नहीं समझ में आता, ठीक है। तो अगर हम जिन बच्चों को अगर अचानक से एनसीईआरटी मिली है उनके लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक रिएक्शन उठाते हैं इक्वेशन और उसको बैलेंस करके उसको और देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन को लेंगे, पहले हम लोग समझ लें कि इसका मेथड कौन कौन सा होता है। तो देखिए इसका 2 मेथड होता है, ठीक है। एक होता है आपका हिट एंड ट्रायल, ठीक है। अब ये हिट एंड ट्रायल वाली जो बात है ना, ये सबसे ज्यादा हम लोग मॉल में यूज करते हैं, सभी बच्चों ने यूज किया होगा। क्या होता है कि हम लोग मॉल में जाते हैं, कुछ कपड़े अपना चूज कर लिए, इसके बाद हम लोग अब चेंजिंग रूम में घुस जाते हैं, ठीक है। अब वहां ट्रायल करना शुरू करते हैं कि अच्छा ये वाला पहन के देखा, फिट हो रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं उसमें अच्छा लग रहा हूं कि नहीं। ऐसा सभी लोगों ने किया होगा, क्या है ना जी। तो एक्चुअली मैंने भी किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है ना कि ये हिट एंड ट्रायल में हम चीजों को पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं, और हर स्टेप पर चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका टेबुलर फॉर्म, दूसरा है आपका टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों मेथड जो है ना वो आसान है, ठीक है। और एक बार अगर आप इनको सीख गए तो इसके बाद जिंदगी में कभी भी कोई भी रिएक्शन आएगा ना, उसको जब भी बैलेंस करोगे ना तो प्रांजल सर को एक बार याद करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, क्या होता है ना कि जो चीजें हम लोग जिससे पढ़े होते हैं, जिसके स्टाइल में चीजों को लर्न किए रहते हैं, तो उन्हीं का बताया हुआ चीज जो है ना हमको समझ में आता है। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं हिट एंड ट्रायल को, और उसके बाद टेबुलर फॉर्म को समझेंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल। एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं सबसे पहले Mg+HCl, और यहां लिखते हैं MgCl2 और +H2, ठीक है। यहां पर मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिया है, ठीक है ना, और इसी को आपको बैलेंस करना है, ठीक। तो अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष भी जानता हूं, मुझे पता है कि आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले जब ऐसा लिखा हुआ रिएक्शन आता है ना तो कुछ बंदों को प्रॉब्लम क्या होती है कि सर ये जो आप ये MgCl2 लिखे हैं ना, सर ये कहां से लिखे हैं, इसकी जगह पर MgCl नहीं लिख सकते हैं, या Mg2Cl नहीं लिख सकते हैं,
या MgCl3 भी तो लिख सकते हैं। तो आप ये तीनों क्यों नहीं लिखे हैं और यही क्यों लिखे हैं? ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताऊं कि आप क्लास 9th में जब चीजों को आपने पढ़ा था तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको चीजें यहाँ पर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि MgCl2 कैसे हुआ था। तो ध्यान दीजिए, Mg का जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और तब लिखते हैं MgCl2। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी जा रही हैं वो केवल और केवल वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, जिसको वैलेंसी बोलते हैं, उस वैलेंसी के बेसिस पे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हीट एंड ट्रायल में अगर जाएंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में Mg कितना है, 1 है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 1। देखिए एरो के दूसरे साइड यानी प्रोडक्ट साइड में Mg कितना है, 1। ध्यान दीजिएगा, इधर भी 1 इधर भी 1, क्लियर है, बैलेंस है। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो ये बैलेंस है नहीं है, तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये 2 आपने लिखा ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी होगा और यही 2 क्लोरीन के लिए भी होगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का तो 2 इधर दिया है, क्लोरीन का भी 2 दिया है जो कि यहाँ पहले से है। ठीक है, अब जो हम लोग क्लास 9th में चीजों को पढ़े थे थोड़ा सा उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ना, तो हम लोग की बैलेंसिंग पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी एलिमेंट का नाम लिखा, ठीक है, तो यहाँ जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स। और अगर यहां पर मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए सपोज करिए 3 लिखा है, तो ये आगे जो नंबर होता है ना वो होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्ट कौन लेता है, एटम। अब क्लास 9th में अगर आप रिकैप करते हैं थोड़ा, तो डाल्टन की एक थ्योरी थी, डाल्टन का इमेजिनेशन दिया हुआ था। ठीक है, कि डाल्टन ने बोला ना कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट कौन लेता है, एटम। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम को। एक्चुअली हमारी जो बैलेंसिंग है वो किसके लिए है, नंबर ऑफ एटम की बैलेंसिंग है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये नंबर ऑफ एटम में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, चेंज किस में करते हैं, हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लोग दूसरा भी रिएक्शन हम लोग ट्राई करते हैं। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं, ओके, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरा रिएक्शन है Fe+H2O। ठीक है, और ये आपका है Fe3O4। ठीक है, और प्लस H2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने यहां पर लिखा है, ये Fe जो होता है वो आयरन का होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं पहले से वाटर है, ये आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, फेरस इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये तो आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब हम लोगों को इसको बैलेंस करना है। देखिए कैसे करते हैं, वही मेथड हीट एंड ट्रायल यूज करते हैं। देखिए Fe इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 3, तो उठा करके सर यहाँ कर दीजिए 3। क्लियर है, अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, बैलेंस है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर पहले 4 करिए। ठीक,
तो 4 ऑक्सीजन हो गया, ये तो बैलेंस है, लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8 है और यहाँ पर केवल 2 है, तो यहाँ पर भी 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, तो इस तरह से ना आप तमाम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी है। ठीक है, आप इस पर इससे रिलेटेड बहुत सारा इक्वेशन दिया हुआ है आपकी बुक में भी, आप उनको उठाइएगा और उसको बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।